हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि केंद्रीय विद्यालय टीजीटी एंड पीजीटी के एग्ज़ाम आप लोगों के फरवरी या मार्च में हो जाएंगे। अभी तक आप लोगों के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो आज से ही मैंने चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं कुछ ग्रामर के टॉपिक आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगी। कुछ आप लोगों को पत्रकारिता, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में भी पहले बताया है, क्या क्या आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, उसके एमसीक्यूज में आप लोगों को यहाँ उपलब्ध करवाऊंगी। तो आप जो है आराम से बैठिएगा, क्योंकि संज्ञा जो टॉपिक है उसके जितने भी संबंधित इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार से केवी क्वेश्चन पूछता है, हम बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप आराम से बैठिएगा, इत्मीनान से बैठिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपना एग्ज़ाम पास करना है तो सबसे पहले चीज़ों को समझिए, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो समझिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हमें विद्यार्थियों ये पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चा भी इस बात को जानता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जो वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है उनको पद कहते हैं। कभी कभी हमसे पद की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। पद का अर्थ होता है शब्द, और इन शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पद के ही भेद होते हैं 5: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो इसी में से आज पहला टॉपिक हम संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हरीश का घर दिल्ली में है। हरीश यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली यहाँ पर एक शहर का नाम है। लखनऊ गोमती के किनारे बसा हुआ है। बुढ़ापा सभी रोगों का घर है। तो बुढ़ापा यहाँ पर एक विशेषता भी बताई जा रही है। तो डेफिनेशन जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अब बात आती है संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के यहाँ पर 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या क्या आ सकता है? जो किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी, वस्तु या स्थान का हमें बोध कराता है उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, जिसमें मनुष्यों के नाम आ सकते हैं, प्राणियों के नाम आ सकते हैं, वस्तुओं के नाम आ सकते हैं और स्थानों के नाम भी आ सकते हैं। फिर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी न किसी जाति का वह सदस्य होगा। जैसे दिल्ली का हो सकता है, आगरा का हो सकता है। कामधेनु, एरावत जानवर है। शीला, मदन क्या है? एक मनुष्य है। गंगा, यमुना क्या है? नदियां हैं। तो इस प्रकार से जातिवाचक उस जाति के सदस्यों का जहाँ पर बोध करवाया जाएगा वो हो जाएंगी जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे मैंने बालक बोल दिया तो किस वर्ग से है? मनुष्य वर्ग से। स्त्री मनुष्य वर्ग से है। नगर क्या है? शहरों के वर्ग से है। कुत्ता जानवरों के वर्ग से है। नदी नदियों के वर्ग से है। पर्वत पर्वतों के वर्ग से है। और व्यक्तिवाचक में देखेंगे इन्होंने तुलनात्मक रूप से बताया है: रमेश, शीला, मुंबई, शहरी, गंगा, हिमालय। तो यहाँ पर जो शब्द संज्ञा किसी जाति, पदार्थ, प्राणी, समूह आदि का बोध कराएंगे, एक तरीके से आप एक बात और समझिए, जातिवाचक संज्ञा में ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी इसमें ग्रुप में होंगी, यानी कि समूह में जितनी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वो किस में होती हैं? जातिवाचक संज्ञा में होती हैं। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, एक समूहवाचक संज्ञा होती है। द्रव्य शब्द से ही आप समझ जाएंगे जो लिक्विड या ठोस चीज़ों की जो बनी होंगी वो कहलाएंगी द्रव्यवाचक। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं, यानी कि उनको पिघला कर हम अनेक वस्तुएं बना लेते हैं। जैसे स्टील, लोहा, पीतल, प्लास्टिक, सोना, चांदी, लकड़ी, ऊन, इनसे हम अनेक प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। अब बात आती है समूहवाचक की। समूह से ही समझ गए, किसी समुदाय या समूह का बोध जहाँ पर करवाया जाएगा वो हो जाएगी समूहवाचक। जैसे दरबार, सभा, कक्षा, सेना, टीम। आपका ध्यान रखना, जैसे कक्षा में किसी विद्यार्थी का यदि नाम आ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। खाली कक्षा नाम लिया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक में भी किसमें विद्यार्थियों ध्यान रखना? समूहवाचक में, जहाँ पर समूह में जो चीज़ें दिखाई जाएंगी। जैसे दरबार देखने में एक वचन लग रहा है लेकिन ये एक समूह की बात यहाँ पर बताई जा रही है। सभा में भी अनेक व्यक्ति होंगे इसलिए उसको सभा बोला गया। कक्षा में भी अनेक विद्यार्थी होंगे इसलिए उसको क्या बोला गया? कक्षा बोला गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है भाववाचक संज्ञा की। केवीएस का फेवरेट हिस्सा है भाववाचक संज्ञा। यहाँ से प्रश्न रहता ही है, तो देखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दोष, ये नहीं कि केवल गुण ही बताए जाएंगे, उसके क्या बताए जाएंगे? वहाँ से दोष भी बताए जाएंगे।
धर्म भी बताया जा सकता है, शील स्वभाव भी बताया जा सकता है, अवस्था भी बताई जा सकती है, उसकी भावना भी बताई जा सकती है, संकल्पना भी बताई जाती है, और वो किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ये सभी अमूर्त संकल्पना व्यक्त करने वाले शब्द भी होते हैं, जैसे इसमें, जैसे ऊंचाई, नीचाई, क्रोध, भय, प्रेम, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, मोटापा, बेईमानी, प्रेम, सुंदरता, प्रार्थना, चतुराई। तो जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, खाली फील कर सकते हैं, वो सारी किस में आ जाती हैं? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। जैसे मैं आपको कहूँ कि वह लड़का तो बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार हमें कुछ कोई ना तो व्यक्ति के रूप में दिखता है, वो क्या है? एक संकल्पना है, कोई ना कोई उसके अंदर ईमानदारी के गुण होंगे, और उन गुणों के आधार पर हमने क्या बोला होगा? उसको ईमानदार लड़का बोला होगा। जैसे मैंने बोल दिया रमेश बहुत भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचारी उसको क्यों बोला? क्योंकि उसने भ्रष्टाचार जैसा कोई ना कोई कार्य अवश्य किया होगा, या उसके अंदर वो गुण होंगे, इसलिए उसको क्या बोला गया है? भाववाचक संज्ञा बोला गया। जैसे मैंने बोला अभी तो यौवन आपका शुरू ही हुआ है, तो यौवन ऐसे देखने की बात नहीं है, एक हमारे अंदर एक संकल्पना है कि इस एज से लेकर इस एज तक के व्यक्तियों को युवा माना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखेंगे मूल भाववाचक संज्ञा जैसे क्या है? सुख दुख है। सुख दुख, कोई व्यक्ति भिखारी रहकर भी सुखी है, उसको कोई दुख नहीं है, उसको लगता है कि मुझे कोई दुख नहीं है, और कोई व्यक्ति बहुत अमीर होकर भी दुखी हो सकता है, तो ये क्या है? एक फीलिंग है। तो सुख दुख, क्षमा, दया, सत्य, जन्म, मृत्यु, प्रेम, घृणा, ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब ये कह रहे हैं कुछ यौगिक भाववाचक संज्ञा भी होती हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञा की रचना सभी प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी होती है। ये मुख्यतः 5 प्रकार से होते हैं, देखेंगे कैसे बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं, सर्वनामों से बनते हैं, विशेषणों से बनते हैं, क्रिया से बनते हैं और अव्यय से बनते हैं। जितने हमने पद के भेद पढ़े थे वो सारे के सारे 5 भेद इनसे पढ़ते हैं। जैसे हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा दिया गया है, अगर इसको भाववाचक में बदलता है तो क्या कहलाएगा? आदमियत कहलाएगा। विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न पहले पूछा गया है, आप देख लो कि जातिवाचक और भाववाचक में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पे जातिवाचक में इंसान, पूरे एक इंसान वर्ग की बात हो रही है, समूह की पूरे की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था जाति। अब इसको भाववाचक में बदलेंगे तो इसमें तो इंसानियत ही नहीं बची है, उसके किसी गुण की बात है। ऐसे ही वह बहुत ईमानदार है, लेकिन ईमानदार में ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही चिकित्सक क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और चिकित्सा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कई बार विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरीके के शब्दों को थोड़ा आप देख लेंगे, मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगी आप लोगों को। सज्जन पूछा गया है पहले, तो सज्जन देखेंगे भाववाचक संज्ञा है, और सज्जनता क्या है? भाववाचक संज्ञा, और सज्जन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं सर्वनाम उससे कैसे बनते हैं। जैसे एक शब्द है अहम, ये एक सर्वनाम है, और इससे क्या बनी है? भाववाचक संज्ञा अहंकार। निज से क्या बनी है? निजता बना है, या निजतो भी बना है। सर्व से क्या बना है? सर्वस्व बना है। अपना से अपनापन बना है। प्राया से प्रायापन। स्व से स्वतो। आप से आपा। मम से ममता या ममता। ये सारे विद्यार्थियों, ये सारे आप शब्दों को एक बार रीड कर लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट उठा लेता है यूपी, ये आपका केवी। पुरुष का जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में कैसे बदला? पुरुष तो बदला है या पोरश बदला है। बाल से कैसे बदला है? बालपन बदला है। बच्चा से कैसे बदला है? बचपन। पंडित से पंडिताई या पांडित्य बदला है। आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं विशेषण। विशेषण में जैसे अजनबी कोई विशेषण है, उसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनी है? अजनबीपन बना है। अमीर का क्या बना है? अमीरी बना है। आस्तिक का आस्तिकता बना है। उचित का औचित्य। एक का एकता। कमजोर का कमजोरी। कुलीन का कुलीनता। कृपण से कृपणता। कम से कमी। कुशार्ग से कुशार्गता। कड़ा से कड़ाई। गहरा से गहराई। इस तरीके के देखते जाइए आप। तीव्र से कैसे बना है? तीव्रता बना है। ठंडा से क्या बना है? ठंडापन बना है। चालाक से क्या बना है? चालाकी बना हुआ है। इस तरीके से शब्दों से क्या बना है? ये विद्वान जो है पहले पूछा गया है 2019 में। विद्वान जो है विद्वता 2019 में 2018 या 17 में मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिंदी को आप देखते रहिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। अब आती है बात क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे अस्थि दिया है, अस्थि से क्या बन गया? अस्तित्व बन गया है, भाववाचक संज्ञा। उड़ना से उड़ान। उतारना से उतार। काटना से कटाई या काट। ये देख लेंगे। देखने में ये ऐसे लग रहे हैं कि ये व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। खाना पीना से क्या बना है? खान पान बना है। चलना से क्या बना है? चाल चलन बना है। जीना से क्या बना है? जीवन बना है। जीवन तो क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है।
फैलना से क्या बना है, फैलाव बना है। मारना से क्या बना, मार। लगना से लगन। लिखना से लिखावट। हारना से हार। हार क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब कुछ अव्यय हैं, जैसे अव्यय में जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं उनको हम अव्यय बोलते हैं, या इनको हम कह सकते हैं अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च नहीं होते, व्यय। इसके जब जो व्यय नहीं होते, व्यय का अर्थ हिंदी में होता है खर्च, और उसके सामने लगा दिया है तो इसका मतलब वो खर्च नहीं होते कभी भी। ऊपर का अव्यय का क्या बना, ऊपरी। दूर का दूरी। दिक का धिक्कार। मना का मनाही। मनाही शब्द भी पूछा था कि ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है 2019 के मंडी परिषद में। निकट का क्या बना है, निकटता बना है। और समीप का क्या बना है, समीपता बना है। तो ये आप देख लेंगे, एक बार इनको रीड आप कर लीजिएगा। ये तो आपके हो गए कि किस प्रकार से संज्ञा का प्रयोग आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा और आगे भी बढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पर नेताजी ने, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। कुछ जातिवाचक शब्दों को अर्थ भी किसी व्यक्ति या स्थान के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे पंडित जी शब्द है परंतु नेहरू जी के लिए रूढ़ हो गया है। पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर अब जाति न कराकर व्यक्ति का बोध करवाया जा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा न होकर क्या कौन सी संज्ञा कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें, नेताजी ने इस देश के लिए अपना योगदान दे दिया है, तो नेताजी यहाँ पर हम जातिवाचक नहीं कहेंगे। सारे नेताओं की बात नहीं हो रही है, बल्कि किसकी बात हो रही है, सुभाष चंद्र नेताजी की बात हो रही है। महात्मा जी ने हमें आजादी दिलाई, तो महात्मा भी क्या हो गया, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस है जिनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे भाई मुझ अभागे सूरदास की मदद करो, तो सूरदास यहाँ पर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बल्कि उन सभी व्यक्तियों की बात हो रही है जो कि सारे अभागे हैं, इसलिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया। ये तो किस में आ गया, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। जैसे यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए करते हैं, तब वे व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे भीष्म पितामह दृढ़ प्रतिज्ञा या संकल्प के लिए विख्यात हैं। यदि कोई कहता है कि मदन तो भीष्म पितामह है, उसे रास्ते से कोई नहीं डिगा सकता, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात न होकर उसकी गुणों की बात कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह जैसा है वो भीष्म पितामह नहीं है, इसलिए उसके किसके गुण की विशेषता बताएगी है, वो सभी ग्रुप के लोगों के लिए भीष्म पितामह प्रयोग कर दिया जाएगा। और जहां पर भी ग्रुप की बात आ जाएगी, मैंने आप लोगों को बताया वहां पर कौन सी संज्ञा आएगी, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। जैसे वह तो विभीषण निकला, तो यह विभीषण उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जा रहा है जो धोखा देते हैं, ना कि केवल एक विभीषण के लिए। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, लेकिन जब कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, जातिवाचक। जैसे किसी में इतनी बुराइयां हो सकती हैं कि मैं सोच नहीं सकता, यहाँ पे बुराइयां शब्द देखने में भाववाचक है, लेकिन ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार न जाएंगी, तो यहाँ पर हम सबकी, यहाँ पर बताया ना उन्होंने कि बहुवचन के रूप में जब प्रयोग किया जाएगा तो वह जातिवाचक का हो जाएगा। अब दो दूरियां भी नजदीकियां बन गई हैं, तो यहाँ पे दूरियां नजदीकियां देखने में तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये किसके रूप में प्रयोग हो रही है, जातिवाचक संज्ञा की। ये कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको जरूर प्रयोग कीजिएगा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें और बताऊंगी कि संज्ञा शब्दों की रूप रचना कैसे होती है। हिंदी में संज्ञा वाक्य के अंतर्गत कभी तो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लड़का दौड़ता है, बच्चा आम खाता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनका रूप जो है परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। थोड़े से परिवर्तन के साथ इनका शब्द रूप क्या होता है, प्रयुक्त हो जाता है। चलिए कि कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। एक तो लिंग के आधार पर ये बदल जाती हैं संज्ञाएं। एक जो है शब्दों का लिंग परिवर्तन होने से भी संज्ञाएं क्या हो जाती है, बदल जाती हैं। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने इसको एक आपको हिंट दे दिया है किस तरीके से चीज़ें बदली जा सकती हैं। अब बात यहाँ से प्रश्न रहता है कि वचन से, जैसे कि हम कहते हैं ना एक वचन और बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे लड़का लड़के, किताब किताबें, दो ही वचन है हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। विद्यार्थियों ये आपका कॉमन सेक्शन जो आपकी 20 नंबर की हिंदी आएगी उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, तो आपके दोनों की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब
कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग किस में किया जाता है? एक वचन के रूप में ही किया जाता है। जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ देखने में बहुवचन है लेकिन यहाँ एक ही सेंटेंस के लिए यहाँ पे प्रयोग की गई है, इसलिए इसका प्रयोग एक वचन के रूप में हो जाएगा। प्रत्यय जोड़कर, शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। जैसे प्यार, भय, क्रोध, दान। हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि समूहवाची शब्द जोड़ दिए जाते हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही मिलते हैं, जैसे आंसू, केश, समाचार, दर्शन, प्राण। अब देखो यूपी टीजीटी के एग्जाम में, पीजीटी का हिंदी का एग्जाम हुआ था, प्राण का पूछ दिया गया था कि ये एक वचन है या ये बहुवचन है। तो आप ध्यान रखिए, जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पे लिखवा भी रही हूँ। जैसे पहले में बताया है कि शब्द तो वो देखने में पूरे समुदाय के हैं लेकिन वो किस रूप में है? एक वचन में है। अब यहाँ पर बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ जैसे कौन कौन है? वो वर्ग है, वृंद है, गण है, लोग है, जन है, समूहवाची शब्द हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं? एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे मैंने बोला कर्मचारी वर्ग, तो सभी लोगों की वहां पर बात हो रही है। पक्षी वृंद, असभ्य लोग। और हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के ही रूप में प्रयोग होते हैं, यही मैं बता रही थी। जैसे आंसू जो शब्द है अपने आप में बहुवचन है, समाचार भी अपने आप में बहुवचन शब्द है, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर जो हमेशा हम अपने साइन करते रहते हैं तो हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन है, ये ध्यान रखिएगा। देखने में वो एक वचन लग रहा है तो क्वेश्चन यहाँ से रह सकता है। बाल, लोग, प्रजा, होश। जैसे समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े, आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए हैं, उसके प्राण न निकल सके, उसके बाल बहुत घुंघराले हैं। तो ये अपने आप में ही क्या है? बहुवचन के रूप में प्रयोग है। इसी तरह कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उसमें कौन कौन है? क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग। जैसे इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, अपने आप में ही ये एक वचन है। हवा बहुत तेज चल रही थी। सम्मान और आदर दिखाने के लिए एक वचन शब्दों संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में। आप ध्यान रखना, जब भी हमें किसी को रिस्पेक्ट देनी होती है तो वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे माता जी दिल्ली जा रही हैं, गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे पढ़ा रहा है, तो पढ़ा रहा है शब्द ऐसा लगता है कि आप उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे। और ये आप बस थोड़ा थोड़ा हिंट याद रखिएगा कि एक वचन में कब प्रयोग होता है, बहुवचन में कब प्रयोग होता है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप ज़रूर हल करें। अब आती है कारक। आपने हिंदी में कारक सुना ही होगा। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को बताने वाला। ये भी बस थोड़ा सा ही टॉपिक है, अभी मैं आप लोगों को करवा देती हूँ इसको, क्योंकि विद्यार्थियों आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमारा सिलेबस पूरा हो पाएगा। काफ़ी कुछ है हमारे पास पढ़ने को। तो कारक शब्द क्या होता है? क्रिया को बताने वाला होता है। वाक्य में क्रिया को पूरा कराने में अनेक संज्ञा शब्द संलग्न होते हैं। इन संज्ञाओं के क्रिया शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। इन शब्दों को व्यक्त करने वाले व्याकरणिक कोटि क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अलग अलग व्याकरणिक कार्य संपन्न करते हैं, अतः वे अलग अलग कारकों में देखे जाते हैं। जैसे मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, इस वाक्य में मारना क्या है? क्रिया है। इस क्रिया को संपन्न करने में 3 संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है, मोहन, कुत्ता और डंडा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा मिलाकर एक कारक के रूप में आ जाता है। कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों को क्रिया के साथ क्या करते हैं? संबंधित करते हैं। मतलब संज्ञा आ गई और साथ में क्रिया आ गई, लेकिन उनको जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? ये कारक कर रहे हैं। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा ये तो, ये 8th क्लास तक जब आप टीचर बन जाओगे केवी में, तब भी आपको ये चीज़ें भी पढ़ानी पड़ेगी। 10th का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कारक, तो आप समझिए, ध्यान से देखिएगा। कारक सबसे पहले होता है कर्ता, इसकी विभक्ति होती है ने, बिना किसी चिन्ह के। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, आप एक मंत्र की तरह इनको याद कर लीजिए विद्यार्थियों। जैसे हमने बचपन में संस्कृत टीचर ने हमारे को याद करवाए थे, मुझे आज तक वो याद है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, संबंध काके की, रारेरी, संबोधन हे अरे। इस तरीके से आप इनको बार बार 3 से 4 बार जब आप एक मंत्र की तरह पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद आ जाएंगे। लेकिन अब इनको याद करने का फायदा क्या, ये देखना हमें। कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला होता है। कर्म क्या होता है? जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जिसका प्रभाव काम पर पड़ रहा है, उसको इसके साथ विभक्ति कौन सी प्रयोग होगी? को होगी।
करण वह साधन जिससे क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इसलिए हमने यहाँ पे इसकी विभक्तियां दी हैं से या के द्वारा या के साथ। साधन जो होगा इन सभी के साथ ही पूरा होगा। फिर है संप्रदान, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है। इसलिए यहाँ पर क्या दिया है, के लिए शब्द दिया है। अपादान में कुछ ना कुछ चीज अलग होने का भाव आएगा। फिर अधिकरण में क्या होगा, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध जब बताया जाएगा वहां पर में पर होगा। संबंध में क्रिया के संचालन का आधार है ये, और संबोधन जिस संज्ञा को संबोधित किया जाएगा। अब बात आती है कर्ता कारक की। कर्ता कारक का मतलब करने वाला। शायद आप जानते हो कि ईश्वर को कर्ता कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें घटित हो रही है उनको रचने वाला कौन है, ईश्वर है। क्रिया को करने वाला कभी अचेतन नहीं हो सकता, कर्ता सदैव चेतन ही होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, घोड़ा घास खा रहा है, मछली तैर रही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। कर्ता में परसर्ग नहीं लगते, केवल यहाँ इसको छोड़ देंगे। आपको याद रखना कि जैसे बच्चों ने खाना खा लिया, उसने फिल्म देख ली, उसके साथ कौन सा कारक लगा है, ने लगा है। बच्चों के साथ कौन सा लगा है, ने लगा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, उनसे चला नहीं जा रहा है। इस प्रकार कर्ता कारक में जब संज्ञा होती है तो उसके साथ शून्य यानी ने या से के द्वारा को प्रसोगा का प्रयोग हो सकता है। अब बात इसको आप छोड़ेंगे, आप ज़्यादा याद रखेंगे कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति आएगी, ने आएगी। और आपसे पूछ लेगा, आपको 4 सेंटेंस देगा और उनको नीचे अंडरलाइन कर देगा। आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, या इनमें से कोई नहीं है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब देखते हैं कर्म कारक, जहाँ पर केवल और केवल कर्म होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्रिया 2 होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। और जहाँ सकर्मक क्रिया डायरेक्ट दिखाई देती है, वह क्रिया जो कर्म की अपेक्षा रखती है वो सकर्मक होती है। जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखती वह क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। आपको मैं इसका याद करने का फंडा बताती हूँ। सकर्मक क्रिया से यहाँ से उदाहरण रहते हैं विद्यार्थियों, इसको आप एक बार समझ लीजिए पहले। वैसे आप अगर डेफिनेशन में जाएंगे तो याद नहीं हो पाएंगी, लेकिन हम इसको ऐसे याद करते हैं। जैसे अकर्मक में हमें केवल एक्टिविटी होती हुई दिखाई देगी, वो आपको उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे बच्चा सो रहा है, बच्चे को सोने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बच्चे की आंख है अपने पास, बच्चे को नींद आ रही है तो बच्चा सो गया, है ना। लेकिन बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, अब पढ़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, पुस्तक की। जहाँ पर किसी चीज़ की जब आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हो जाएगी सकर्मक क्रिया। जहाँ पर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहाँ पर हो जाएगी अकर्मक क्रिया। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जैसे विद्यार्थी कक्षा में लिख रहा है, तो लिख रहा है, लिखने के लिए पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, तो सकर्मक क्रिया। विद्यार्थी सो रहा है, विद्यार्थी हंस रहा है, या विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो ये जो क्रियाएं हैं जिसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसमें होती है अकर्मक क्रिया। ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। डेफिनेशन में आप कभी इसको याद नहीं कर पाएंगे, 10th में ये क्रियाएं आपको पढ़ानी पड़ेंगी जब आप शिक्षक बन जाएंगे। इसलिए खुद से भी इन चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। जैसे शीला ने कुत्ते को मारा, यहाँ पर भाई कर्म तो है ही, को लग गया इसलिए ये को हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे क्रिया भी पूछ दे वो भी आपको पता होना चाहिए। कुत्ते को मारने के लिए उसके पास कोई ना कोई डंडा होगा, साधन है। मैंने उस मकान को बेच डाला, आप उस लड़के को बुलाइए। तो यहाँ पर ये सारे में कौन सी है, एक तो सकर्मक क्रियाएं हैं और कर्म कारक का प्रयोग किया गया है, देखें। ठीक है। जैसे वह हंस रहा है, अकर्मक क्रिया। और ये सारी जहाँ पर भी सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी वहाँ होगा कर्म कारक, या हम कह सकते हैं जहाँ पर को विभक्ति लगी होगी तो होगा कर्म कारक। आई थिंक आप कारक समझ रहे होंगे। अब बात आती है करण कारक की। करण का अर्थ होता है साधन। वाक्य की क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस निर्जीव संज्ञा का प्रयोग साधन के रूप में किया जाएगा वह कहलाएगा करण कारक। जैसे शीला ने पेंसिल से चित्र बनाया, माँ ने बोतल से बच्चे को दूध पिलाया, वह चाकू से सेब काट रही है। करण कारक का चिन्ह क्या है, से है। से है या के द्वारा है कि शीला पेंसिल के द्वारा लिख रही है, माँ के द्वारा बोतल से बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। ठीक है। संप्रदान में देखेंगे जिस संज्ञा के लिए, जिस प्रयोजन के लिए वाक्य की क्रिया घटित होती है तो वह क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे शीला ने हरीश को किताब भेंट दी, यहाँ पर हमने संप्रदान का याद किया था के लिए,
के वास्ते के हेतु। तो शीला ने हरीश को किताब भेंट दी। यहाँ पे शीला ने क्या दी है, किताब भेंट दी। अब आपको शीला के ने देखते ये नहीं लगा देना है कि ये तो कर्ता कारक है ना। यहाँ पर आपको कुछ ये अंडरलाइन शब्द दिख रहे होंगे जो रेड हैं, इनको देखो आप। हरीश को दिया है तो यहाँ पर बताया के लिए, को या के वास्ते या के हेतु शब्द जहाँ प्रयोग होंगे वहाँ संप्रदान कारक होगा। डॉक्टर ने बच्चे के लिए, तो यहाँ तो डायरेक्ट शब्द ही आ गया के लिए, यहाँ पर को आ गया इसलिए संप्रदान है ना। अच्छा, यहाँ पर आप को शब्द को देके कर्म कारक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया वहाँ पर क्या होगा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया जरूर होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसी प्रयोजन के लिए वो कार्य होगा, वहाँ पर प्रयोजन जरूरी नहीं है। जैसे शीला ने हरीश को किताब भेंट दी, तो भेंट में दिए वो, वह दर्शन बाजार के हेतु मंदिर गया, वह दर्शन के हेतु मंदिर गया, मतलब कोई ना कोई उसका वहाँ पर उद्देश्य होगा, लेकिन कर्म कारक में ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे बच्चा सो रहा है, वो उसका क्या उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है, सोना है बस उसको। तो संप्रदान में क्या है, कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है। अब देखते हैं कर्म और संप्रदान कारक में अंतर, वही बता रहे हैं। वाक्य में कर्म दो प्रकार के हैं, जो निर्जीव संज्ञा पर क्या के उत्तर में मिलता है वह प्रत्यक्ष कर्म होता है, ये छोड़ देंगे हम। आप बस जो डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिए वो ध्यान रखिएगा, है ना। वहाँ पर आपके पास क्या होगा, कर्म कारक में जरूरी नहीं है कि उद्देश्य हो, लेकिन संप्रदान में क्या होगा, जरूरी होगा कि उद्देश्य होगा। जैसे मैंने माता जी को पत्र भेजा, उसने बच्चों को कविता सुनाई, पिताजी ने माला को साइकिल दी। कर्म कारक और संप्रदान कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे सुरेंद्र ने महेंद्र को पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पर इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, गरीबों को भोजन और वस्त्र दे दो, तो यहाँ पर किसी न कोई उद्देश्य है ये चीज़ देने का, उनके अपनी खुशी के लिए वो चीज़ ये दे रहे हैं। अपादान में मैंने आपको बताया जो चीज़ घर से अलग हो रही होगी वहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक, इसलिए इसका चिन्ह जो है वो से अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, विद्यार्थी विद्यालय से घर जाता है, विद्यालय को छोड़ रहा है। आप मोबाइल बंद करके सो जाते हैं, मोबाइल से आप क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, हिमालय को छोड़ के वो जमीन पर आ गई। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, मैं सोहन से तेज चलता हूँ, ये सारे किसके हैं, अपादान कारक है। चोर सिपाही से डरता है, इसलिए उसको देखकर भाग चलता जाता है। मैं आगरा से भोपाल जा रहा हूँ, आगरा छोड़कर कहाँ जा रहा है, भोपाल जा रहा है। वह कल ही आगरा से लौटा है, आगरा उसने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। आई थिंक ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आता है अधिकरण कारक। विद्यार्थियों इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बेसिक, ये हिंदी का बेसिक है। जैसे मैथ्स का कुछ प्लस माइनस बेसिक होता है ना, वैसे हिंदी का ये कारक टॉपिक बेसिक है, संज्ञा और कारक। ये आपको मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता भी होंगी, लेकिन एक रिविज़न, अभ्यास जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो अधिकरण कारक में पर शब्द का प्रयोग होगा, या के ऊपर होगा, या के भीतर होगा, के बाद होगा, के पहले होगा। ये शब्दों को आप याद रख लीजिएगा। जैसे किताब मेज पर रख दो, बिल्ली रसोई में है, में पर शब्द हो गया। मैं दोपहर को पहुंचूंगा, छुट्टियां जून में होगी, वह रात को 10:10 पर पहुंचा है। यहाँ समय के साथ जो है में पर आदि प्रसर्ग तो लगते ही हैं, को भी प्रयुक्त हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अधिकरण कारक हो जाता है। संबंध में किसी चीज़ का संबंध बताया जाएगा। जैसे वह शीला का घर है, वह मदन की दुकान है, वह शाही की दवात किसकी है, वह मेरा बेटा है। संबोधन में किसी को बुलाया जाएगा, इसमें विस्मयादि सूचक अव्यय भी इनको बोला जाता है। जैसे हे लड़के इधर आओ, भाइयों और बहनों, अरे भाई झूठ मत बोलो। तो ये शब्द जहाँ भी आएंगे वहाँ हो जाएगा संबोधन कारक। तो ये हमारा बेसिक था विद्यार्थियों। यहाँ से प्रश्न जैसे मैंने आपको बताया है पूछ सकता है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई ना कोई आपको ज़रूर आपका टॉपिक यहाँ से क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगला टॉपिक क्या हो। वैसे मैं बता देती हूँ, अगला टॉपिक हमारा सर्वनाम होगा। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है। लेकिन अगर पढ़ना है तब हमें इस चीज़ की परवाह नहीं करना है कि हम कितना समय पढ़ाई को दे रहे हैं, हमें दिन रात अपनी पढ़ाई करनी है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।